हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 वीडियो लेक्चर्स में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया है। आज हमारा 4th वीडियो लेक्चर है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले कल हम लोगों ने स्टडी किया था डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रा जो ड्रॉ किया था वो स्पेक्ट्रा हमारा कुछ इस तरीके से था और हमने उस स्पेक्ट्रा में जनरली बोला था कि ओमेगा नोड की करेस्पोंडेंस कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी। जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में बोला था ओमेगा नोड जिसे हमने बोला था बैंड ओरिजिन या बैंड सेंटर, बैंड ओरिजिन या फिर बैंड सेंटर जिसकी करेस्पोंडेंस कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी। अब देखिए उसका मेन रीजन क्या है, हम कल वाले लेक्चर में उसे मिस कर गए थे। देखिए किस तरीके से है, अगर मुझे ओमेगा नोड की करेस्पोंडेंस कोई स्पेक्ट्रल लाइन लेके आनी है तो देखिए डेल्टा ई दैट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा नोड। अगर ये आएगा उस केस में यहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, लेकिन डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार इसके इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पहले वाली इक्वेशन में जे डबल प्राइम को क्या लेना होगा -1 और इस वाली इक्वेशन में हमें क्या लेना होगा, जे प्राइम को क्या लेना होगा -1। तो देखिए जनरली हमारे पास ये नॉर्मल ट्रांजिशंस हैं और इन ट्रांजिशंस को देखकर हम बता सकते हैं कि जे डबल प्राइम और जे प्राइम जो है हमारे पास वो कभी भी -1 नहीं होगा। लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 0, लोअर लेवल की भी 0 है, अपर रोटेशन लेवल पे भी लोअर स्टेट क्या है हमारे पास 0। तो माइनस के अंदर कोई भी स्टेट पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस होगा तभी देखिए -0 ये सारा 0 हो जाएगा, तभी तो डेल्टा ई ओमेगा नोट बार के इक्वल आएगा। लेकिन जे प्राइम और जे डबल प्राइम कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। इस वजह से सॉरी कैन नॉट बी इक्वल टू -1 सॉरी से कैन नॉट बी इक्वल टू -1 तो -1 के इक्वल नहीं आएगा और -1 के इक्वल अगर नहीं आया तो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे हम कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन को शो नहीं करते। चलिए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दिस वन इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। दूसरा, इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल टॉपिक की हेल्प से हम स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो देखिए हम शुरू करते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स लाइक दैट। हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हम बात करते हैं HCl के बारे में, हम बात करते हैं एथिलीन के बारे में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो लीनियर भी हो सकते हैं, वो नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है आज के वीडियो लेक्चर में। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने से पहले हमें टॉपिक को डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मेन क्वेश्चन बनता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे पढ़ने का क्या लॉजिक है, क्योंकि हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना है। वाइब्रेशनल मोड्स के अंदर कई सारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करना जरूरी है। तो छोटा सा टॉपिक है, देखिए हम जल्दी जल्दी से इसको पूरा करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मास पॉइंट है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी एक मास पॉइंट है, किसी भी मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x, y एंड z। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक एटम है हमारे पास, एक पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट है और मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम है n, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3n। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मास पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए मास पॉइंट दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मान लीजिए हमारे पास n एटम है तो n एटम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे हमारे पास, 3n। देखिए दिस वन इज द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्या है हमारे पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अलग अलग पार्ट में किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, हमारे पास कुछ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करना है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन फाइनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए बेसिकली अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो हमारे पास हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो उसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक है हमारे पास लीनियर, सेकंड वन क्या है हमारे पास नॉन लीनियर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। टोटल मोड से हमारे पास 3n, उसमें से ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं हमें। देन चाहे हम लीनियर मॉलिक्यूल ले चाहे हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ले, दोनों के केस में अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो लीनियर में भी टोटल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3, और नॉन लीनियर में भी कितने होते हैं 3। अगर हम बात करें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, लीनियर में कितने होते हैं 2, नॉन लीनियर में कितने होते हैं 3। देन उसके बाद अगर हम बात करें वाइब्रेशनल की, तो देखिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3n, जिसमें ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है और वाइब्रेशनल है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल टोटल कितने हो गए 5, तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या हो जाएगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इसमें कितना हो जाएगा 3n माइनस। तो अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3n माइनस 5, और नॉन लीनियर में कितने होते हैं 3n माइनस 6। तो ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और इसके बाद फर्दर हमारे पास जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में और बेंडिंग वाइब्रेशंस में। अब हम क्या करते हैं, इस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशन मोड्स में से क्या डिफाइन करेंगे, कौन कौन से, कितने स्ट्रेचिंग मोड है और कितने बेंडिंग मोड है। अब देखिए बेसिकली स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के केस में अगर हम बात करें, स्ट्रेचिंग को भी हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक होती है हमारे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसिकली देखिए वाइब्रेशनल मोड्स किसी न किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, जिसको हमने क्लासिफाई किया है स्ट्रेचिंग में। स्ट्रेचिंग को फर्दर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में, देन बेंडिंग में। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है आफ्टर दैट सिमेट्रिक की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है बेंडिंग की। पूछ सकता है ये डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इन तीनों में इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है आफ्टर दैट सिमेट्रिक की, और सबसे कम किसकी होती है बेंडिंग की होती है। अब देखिए इसके बाद हम स्ट्रेचिंग मोड निकालते हैं और बेंडिंग मोड निकालते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने हैं 3n, दीज आर द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इन टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में अगर मैं लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करूं और अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो इसमें कितना है 3n माइनस 5, वाइब्रेशनल इसमें कितना है 3n माइनस 6। अब देखिए मैं स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूं। स्ट्रेचिंग का केस देखिए कैसे करेंगे आप। टोटल स्ट्रेचिंग मोड कितने आएंगे इस वाइब्रेशनल में से, उसको समझने के लिए देखिए मान लीजिए मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, दिस मींस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्ट्रेचिंग जो है वो किस तरीके से पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, या तो हम इन दोनों हाइड्रोजन को इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच करें या फिर हम कंप्रेस करें इसको। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जनरली तो इस डायरेक्शन में ही स्ट्रेचिंग पॉसिबल है। देन एटम है हमारे पास 3, स्ट्रेचिंग कितनी पॉसिबल है 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं n, तो स्ट्रेचिंग कितनी आएगी 1 लेस आएगी, देन टोटल स्ट्रेचिंग कितना आएगा इसमें n माइनस 1। एंड सिमिलरली नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की भी बात करो तो इसमें भी कितना आएगा n माइनस 1। मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स है n, उनके केस में अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं तो क्या आएगा n माइनस 1, और इसमें भी स्ट्रेचिंग क्या आएगा n माइनस 1। उसके बाद अगर हम रिजल्टेंट बेंडिंग की बात करें तो ये है टोटल वाइब्रेशनल। इतना अगर स्ट्रेचिंग है तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास बेंडिंग, दैट मींस 2n माइनस 4 ये बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, और 2n माइनस 5 ये नॉन लीनियर के अंदर बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम स्ट्रेचिंग
और बेंडिंग, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं किसी भी एग्जांपल के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहूं तो कैसे करेंगे आप? इसे मान लीजिए मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल ही है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3n। बिकॉज ऑफ दिस वन इज अ बैंड, मतलब ये क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। उसके केस में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3n। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। n इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे हमारे पास? 9। अब हम इसमें बात करते हैं, ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। अब इसमें हम वाइब्रेशन की बात करते हैं। वाइब्रेशन कितने आएंगे हमारे पास? 3n माइनस 6। 3n 9 है, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। टोटल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाटर मॉलिक्यूल में कितने आ रहे हैं हमारे पास? 3। अब देखिए इसके केस में अगर हमें बेंडिंग निकालना हो और स्ट्रेचिंग निकालना हो, हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिएगा, स्ट्रेचिंग होता है n-1। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये कितना हो गया? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड कितना आ गया? टोटल वाइब्रेशन मोड है हमारे पास 3, जिसमें स्ट्रेचिंग कितना आ गया? 2। और डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो टोटल वाइब्रेशन में से अगर स्ट्रेचिंग को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा? बेंडिंग मोड। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके केस में? वाटर मॉलिक्यूल के केस में। और सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में वही टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 3n। दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, क्योंकि 3 एटम्स है इसमें। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9। अब देखिए स्ट्रेचिंग कितना होता है? जितने एटम्स होते हैं उससे 1 लेस, n-1। तो इसमें पहले वाइब्रेशन निकालते हैं। वाइब्रेशन क्या आएगा? 3n-5। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 3n 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम निकालते हैं स्ट्रेचिंग कितना है, और उसके बाद निकालेंगे हम बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग देखिए, स्ट्रेचिंग क्या है? 1 लेस होता है, 3 एटम है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 आ रहा है हमारे पास। देन 2 क्या है? स्ट्रेचिंग। और टोटल वाइब्रेशन कितने थे हमारे पास? 4। इसमें स्ट्रेचिंग कितने आ रहे हैं? 2। बेंडिंग कितने बचे हमारे पास? तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, जिसमें से 2 होते हैं स्ट्रेचिंग, एक क्या होता है? बेंडिंग। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें वाइब्रेशन मोड्स होते हैं 4, जिसमें 2 होते हैं स्ट्रेचिंग और 2 ही क्या होते हैं? बेंडिंग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या है इसमें? जो हमने स्ट्रेचिंग निकाला है, जो हमने बेंडिंग निकाला है, तो आफ्टर दैट हमें ये बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से पैरेलल वाइब्रेशंस हैं और कौन कौन से परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं। तो वो देखिए, हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को शो करना है कि कौन कौन से वाइब्रेशंस पैरेलल है और कौन कौन से वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर हैं। देन पैरेलल वाइब्रेशंस एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। देखिए, पैरेलल वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशंस व्हिच आर सिमेट्रिक अराउंड प्रिंसिपल एक्सिस। सिमेट्रिक फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज अ एसिमेट्रिक फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हम लोगों ने डिटेल में ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है। इसके लिए आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को इजीली विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस में एक बार जनरली छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस जिसके अलावा आप मॉलिक्यूल को कभी भी रोटेट करते हैं और हमें एक इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलती है। तो जिस एंगल से हमने रोटेट किया है उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एंगल है हमारे पास उसे डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आएगा दिस वन इज नोन एज अ दिस वन इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो देखिए, चलिए हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को चेक करते हैं।
सबसे पहले मैं वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ही ले रहा हूं। ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, H1 है, H2 है। अगर मैं मान लीजिए सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं, यहां से अगर मैं कोई भी एक्सिस पास कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगी, H2 एंड H1। ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे रहेगा। देन आपने कितने एंगल पे रोटेट किया है, 180। 360 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 2। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया आपका, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए मुझे पैरेलल और परपेंडिकुलर देखना है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमने बोला सिमेट्रिक फॉर प्रिंसिपल एक्सिस एंड एसिमेट्रिक फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां सिमेट्रिक का मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले जब हमने कोई भी वाइब्रेशन दिया, बिफोर द वाइब्रेशन एंड आफ्टर द वाइब्रेशन जो भी एक्सिस था वो एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक्सिस बिफोर द वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहा था किसी भी मॉलिक्यूल में, आफ्टर द वाइब्रेशन वही एक्सिस एग्जिस्ट करेगा उस मॉलिक्यूल में। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा एक्सिस था, C2। मैंने क्या दिया, स्ट्रेचिंग दिया। स्ट्रेचिंग देने के बाद क्या होगा, इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो क्या आएगा, यही सिचुएशन आएगी। लेकिन एक्सिस तो वही है ना, अभी भी मैं अगर ये पास करूं तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पहले क्या था, C2, और अभी क्या है मेरे पास, C2। दोनों सिचुएशंस में क्या है मेरे पास, C2 है। मींस दिस वन स्ट्रेचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन। ये किसका एग्जांपल होगा, हमारे पास पैरेलल वाइब्रेशन का एग्जांपल होगा। C2 पास किए बिफोर द वाइब्रेशन एंड आफ्टर द वाइब्रेशन, एक्सिस सेम है हमारे पास। स्ट्रेचिंग करने पर यही तो होगा ना कि हाइड्रोजन दूर दूर जाएंगे बस, लेकिन एक्सिस तो यही वाला आएगा। तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन। अब हम बात करते हैं बेंडिंग के केस में। बेंडिंग के केस में देखिए वाटर मॉलिक्यूल, मैं यहां एक बार लिख देता हूं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एग्जांपल ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन, जैसा कि हमने देखा है। अब देखिए बेंडिंग की बात करते हैं। ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, बैंड करने का जनरली केस समझा रहा हूं। देखिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है हमारे पास, C2 है। बैंडिंग का मतलब है ये दो हाइड्रोजन अभी एक प्लेन में है, दोनों हाइड्रोजन का इस प्लेन से दूर अंदर की तरफ जाना और इन दोनों का हमारी तरफ आना, दिस वन इज नोन एज। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का पीछे की तरफ जाना, आगे की तरफ जाना, ये बैंड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये, जैसे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो जैसे ही मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं H। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारा अभी भी क्या है, C2 ही है। देन बिफोर द वाइब्रेशन एंड आफ्टर द वाइब्रेशन अगर प्रिंसिपल एक्सिस हमारा सेम रहता है तो वो एग्जांपल किसका आएगा हमारे पास, पैरेलल वाइब्रेशन का आएगा। तो जनरली अगर हम बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग के केस में वो भी किसका एग्जांपल है, पैरेलल वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जनरली अगर हम बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेचिंग की, दिस वन इज अगेन एग्जांपल ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन। वो किसका एग्जांपल है हमारे पास, पैरेलल वाइब्रेशन का एग्जांपल है। अब देखिएगा आगे शुरू करते हैं हम। यही चीज मैं लेके चल रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये मेरे पास नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, लीनियर होता है। सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग दे रहा हूं, ये दोनों मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखिए ये इस टाइप का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप मॉलिक्यूल को, आपने कोई एक्सिस पास किया इस बॉन्ड एक्सिस के अलोंग, यहां से आपने कोई भी एक्सिस पास किया, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, सिमिलर अपीयरेंस आ रहा है। इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा C इंफिनिटी। और दूसरा केस क्या है, अगर आप बोलेंगे अगर मान लीजिए हम यहां से कोई एक्सिस पास करते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट भी तो कर सकते हैं, तो इसमें C2 भी प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करें। जैसा कि हमने ग्रुप थ्योरी में इसको डिटेल में बताया है, प्रिंसिपल एक्सिस वही कंसिडर होगा जिसमें मिनिमम एंगल पर रोटेट करने पर हमारे पास सिमिलर अपीयरेंस आएगा। तो देखिए ये है, अगर मैंने 1 डिग्री पे रोटेट किया है सिमिलर अपीयरेंस, 1 डिग्री पे दोबारा रोटेट किया है सिमिलर अपीयरेंस, लेकिन इस वाले में क्या कर रहे हैं, 180 पे रोटेट कर रहे हैं, इसमें 180 पे रोटेट कर रहे हैं, इसमें हम किसी भी मिनिमम एंगल पे रोटेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स पे। तो इस वजह से प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा हमारे पास, C
इन्फिनिटी आएगा। वैसे देखिए आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, मॉलिक्यूल है तो अभी भी लीनियर ना, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, अभी भी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, से इन्फिनिटी। देन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बात करूं तो ये किसका एग्जांपल है, पैरेलल वाइब्रेशन का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंडिंग के लिए, तो बेंडिंग के लिए देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। बेंडिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों ऑक्सीजन का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव करता है डाउनवर्ड में, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, दोनों ऑक्सीजन मूव करते हैं डाउनवर्ड में, ये अपवर्ड में। ध्यान रखिएगा ये सेम प्लेन में करते हैं। वाटर में तो हमने बोला था दोनों ऑक्सीजन पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ आएंगे, लेकिन ये सेम प्लेन में करते हैं। अब यहां देखिए सी इन्फिनिटी था, अब मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये अब इसके अंदर कोई सी, यहां से तो ये लीनियर तो रहा नहीं, अब नॉन लीनियर हो गया है, नॉन लीनियर हो गया तो इसके अंदर सी इन्फिनिटी तो प्रेजेंट ही नहीं है, और सी इन्फिनिटी नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन का एग्जांपल होगा। तो जनरल केस में अगर हम बात करें बिफोर द वाइब्रेशन एंड आफ्टर द वाइब्रेशन, अगर मॉलिक्यूल का प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सेम है तो वो एग्जांपल होगा पैरेलल वाइब्रेशन का, और अगर दोनों का एक्सिस अगर चेंज हो रहा है तो वो एग्जांपल किसका होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन का। तो इस तरीके से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को हम जनरली स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए हम ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस निकाल क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इनका निकालने का, अब हम उसको स्टडी करते हैं कि हम इनको क्यों निकालते हैं। तो देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको हम दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक है हमारे पास नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर के केस में भी क्या होता है, एक होता है पैरेलल वाइब्रेशन, एक होता है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। क्या है पैरेलल वाइब्रेशन, एक क्या है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं। पैरेलल वाइब्रेशन के केस में अगर हम जनरली बात करें, मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन रूल के बारे में, डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा J इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस 1। तो जनरली अगर हम देख रहे हैं इसका जो हमारे पास सिलेक्शन रूल आ रहा है, दैट इज एज इट इज सिमिलर टू द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये वही सिलेक्शन रूल है जो हमने डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के स्टडी किया था। डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखिए इसका जो हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था वो स्पेक्ट्रा हमारा किस तरीके से आया था, ये बैंड ओरिजिन है, सिमिलर केस में, और दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमारे पास क्या आया था, 2b सेंटीमीटर इनवर्स, और फर्स्ट P और फर्स्ट R, दिस वन इज R0, R1, 2, 3 and 4, P1, P2, P3, P4 and P5 and so on। और कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट P और फर्स्ट R के बीच का जो डिफरेंस आया था वो क्या था हमारे पास 4P। इस तरीके से हमारा स्पेक्ट्रा आया था। लेकिन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के पैरेलल वाइब्रेशन में और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा तो हमारे पास बिल्कुल सेम आता है, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किस में होता है, देखिए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक दैट HCl लीनियर है, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक दैट, मींस नंबर ऑफ एटम्स है तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, लेकिन पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स में उसमें क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे तो जनरली हम बोलते हैं मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होने पर मास क्या होगा, इंक्रीज। हम ये भी तो ले सकते हैं ना, एथाइलिन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे तो मास क्या होगा, इंक्रीज। और हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है अगर मास इंक्रीज होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, रिड्यूस्ड मास, दिस वन इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मास इंक्रीज होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हमें पता है रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए मास इंक्रीज होने पर I इंक्रीज होगा, और I इंक्रीज होने पर V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मींस
बी जो होगा वो डिक्रीज होगा, और बी डिक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या होगी, डिक्रीज। देखिए समझिए, मैं सिर्फ आर आर ब्रांच को शो कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, 2b था। अभी सेम स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगी, ये पहले वाली थी, अब ये वाले जो है b की वैल्यू कम होगी तो ये थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगी, अब ये सॉरी अब ये क्या आ गई, थोड़ी नजदीक आ गई है, तो ये भी अभी 2b, लेकिन सॉरी मैं एक बार यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन जैसे इसके केस में मैं आर आर ब्रांच को शो कर रहा हूं, आर आर ब्रांच के लिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2b, लेकिन जैसे ही हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से रिप्लेस करते हैं मास इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होने से बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो यही स्पेक्ट्रल लाइन अब कैसी हो जाएगी, आर नोट तो चलिए एज इट इज है, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी लाइक दिस। डिफरेंस तो अभी भी 2b है, डिफरेंस अभी भी 2b है, लेकिन b की वैल्यू क्या हो रही है, मास के इंक्रीज होने पर कम हो रही है। पहले मान लीजिए b की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर इनवर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, डिफरेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर इनवर्स। अब b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या होता है हमारे पास, वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही परपेंडिकुलर वाइब्रेशन को लेके। तो देखिए ये तो हमने जनरली स्टडी किया है, अब मैं परपेंडिकुलर वाइब्रेशन को ले रहा हूं। परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के केस में सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो सेम है प्लस माइनस 1, डेल्टा जे में थोड़ा चेंज है, 0 आएगा और प्लस माइनस 1 आएगा। एडिशनली क्या है इसमें, बस सिलेक्शन रूल डेल्टा जे क्या आ रहा है, 0 भी ऐड हो रहा है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए हमने ये जो स्टडी किया है पैरेलल वाइब्रेशन, इसका सिलेक्शन रूल बिल्कुल सेम है, तो इसकी जो ब्रांचेस आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, पीआर ब्रांच आएगी, पीआर ब्रांच ही आएगी हमारे पास लीनियर के केस में। अब मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, इसके केस में देखिए किस तरीके से आप इसको शो करते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है, ये फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल है, इसके साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स एसोसिएट होते हैं। वाइब्रेशन के साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। ये हमारे पास है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल, ये है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल। लोअर रोटेशनल लेवल को जी डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जे प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 सिमिलरली अलग अलग हमारे पास लेवल्स हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और उसके बाद 0 के लिए शो करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया है। इधर ले रहा हूं मैं डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 1, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 1 कब आएगा, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू 1। जब अपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी लोअर वाले से तभी तो हमारे पास 1 आएगा, 2 माइनस 1 तभी तो 1 आएगा, 3 माइनस 2 तभी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इस ट्रांजिशन जो है लोअर क्या है 0, अपर क्या है 1, 0 से कहां तक पॉसिबल है, 1 तक पॉसिबल है। 2 से कहां तक पॉसिबल है, सॉरी लोअर है 1 से 2 में पॉसिबल है, ओके 2 से 3 में पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास अलग अलग केस में, ये पॉसिबिलिटी हमें गिवन है। और वैसे ही ये दे रखा है हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -1, डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 कब आएगा, डेल्टा जे क्या होता है अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू -1। ये -1 कब आएगा, जब अपर वाला 0 हो ये 1 हो तो क्या आ गया -1। अपर वाला जो है वो लोअर वाले से 1 लेस होना चाहिए, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या है अपर, ये अपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोअर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए 1 से 0, 2 से 1, 3 से 2, ऐसे हम अलग अलग ट्रांजिशन को शो कर सकते हैं। 1 से 0 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, 3 से कहां जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है। ये अलग अलग सिचुएशन है हमारे पास। एंड देन फाइनली हमारे पास आता है डेल्टा जे इज इक्वल टू
जीरो। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास जीरो। जीरो का मीन्स है दोनों जो लेवल है, जीरो कब आएगा जब अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों सेम हो, मीन्स जीरो से जीरो ट्रांजिशन है, वन से वन ट्रांजिशन है, टू से टू ट्रांजिशन है, एंड सिमिलरली थ्री टू थ्री ट्रांजिशन है। ऐसा जब कभी भी होगा तो हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब देखिए हमने डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 और डेल्टा जी इज इक्वल टू -1, इन दोनों के लिए तो हमने एनर्जी को स्टडी किया था। मैं इसका मेरा नेक्स्ट मैं इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। तो देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 हमने इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। अगर आपको उसका डेरिवेशन देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स को देखकर इसका डेरिवेशन पता कर सकते हैं कैसे आएगा। और डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 था तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या ली थी हमने, ओमेगा नोट बार प्लस 2b जे डबल प्राइम प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। एंड देन अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है तो हमारे पास डेल्टा ई क्या था, ओमेगा नोट -2b जे प्राइम प्लस 1, दोनों के केस में था। अब मेन एम है हमारा डेल्टा जे इज इक्वल टू जब कभी भी जीरो आता है उस केस में डेल्टा ई, ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि डेल्टा जब हमें स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो डेल्टा जे इज इक्वल टू +1, इसके अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर देंगे, -1 के अलावा भी ड्रॉ कर देंगे। लेकिन बात आती है हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो, उसकी करेस्पॉन्डेंस डेल्टा ई कैसे आएगा। तो देखिए डेल्टा ई निकालते हैं हम, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल से। फाइनल देखिए कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहे हैं, अभी ये ट्रांजिशन को कंसिडर कर रहे हैं, 0 से 1 तो जा ही रहा है। एनर्जी सबसे पहले नॉर्मली ले रहा हूं, अपर रोटेशनल लेवल, अपर वाइब्रेशन लेवल माइनस ई लोअर रोटेशनल लेवल एंड लोअर वाइब्रेशनल लेवल। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, अपर रोटेशन लेवल, लोअर रोटेशन लेवल, अपर वाइब्रेशन एंड लोअर वाइब्रेशन। अब देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है, मींस अपर और लोअर दोनों रोटेशन लेवल क्या है, सेम है। देखिए 0 से 0 जा रहा है, 1 से 1, इसको हम जे के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए कैसे आएगा, एनर्जी पहला आ रहा है बीजे इंटू जे प्लस 1 प्लस, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा इंटू एक्स ई, तो 1 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 1 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। ये तो हो गया अपर लेवल के लिए। लोअर के लिए निकाल रहा हूं बीजे इंटू जे प्लस 1, क्योंकि हमने जे और जे प्राइम और जे डबल प्राइम को सेम कंसिडर किया था, प्लस 0 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 0 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। जब आप ये माइनस साइन हटाएंगे तो देखिए ये ब्रैकेट हट गया, इधर प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, इधर माइनस की जगह पे क्या आ गया आपके पास प्लस, तो ये वाले टर्म क्या आ गई, माइनस में आ गई ना। तो माइनस वाले टर्म को आप इस वाले टर्म से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। आफ्टर ये क्या आएगा 3/2 ओमेगा ई, सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, यही लिख देते चलिए 3/2 ओमेगा ई, ये क्या आएगा माइनस 9/4 ओमेगा ई इंटू एक्स ई माइनस हाफ ओमेगा बार ई देन प्लस 1/4 ओमेगा ई इंटू एक्स ई। देखिए 3/2 ओमेगा ई और माइनस हाफ ओमेगा ई, क्या बचेगा ओमेगा बार ई माइनस इन दो टर्म्स में से, ये जो दो टर्म्स है इसमें से हम ओमेगा ई एक्स ई को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस साइन लिया हमने बाहर, तो क्या बचेगा 9/4 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 2, देन ओमेगा ई माइनस ओमेगा बार ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, और यहां से ओमेगा ई को जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 2 एक्स ई। ये क्या आ रहा है, एनर्जी चेंज आ रहा है कब, जब हम डेल्टा जे की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। देन देखिए ये वाली वैल्यू आपको अगर ध्यान हो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के इक्वल था और इसको हमने किसके इक्वल माना था, ओमेगा नोट बार के इक्वल। तो जनरली हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार।
लिख सकते हैं इसको ऐसे, मीन्स जब कभी भी डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 आएगा तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नॉट बार के इक्वल आएगी। अब देखिए हमारे पास सभी की अलग अलग एनर्जी है, यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डेंस डेल्टा ई क्या आ रहा है हमारे पास, ओमेगा नॉट बार। तो देखिए हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 के करेस्पॉन्डेंस एनर्जी है, -1 के साथ, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डेंस आ गए हैं। अब इसका हम एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसका स्पेक्ट्रा किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। ये बैंड ओरिजिन है ओमेगा नॉट, इसके करेस्पॉन्डेंस है डेल्टा जे की इज इक्वल टू डेल्टा ई, ओमेगा नॉट बार है, तो यहां पे एक पीक आएगी आपकी बार आपके पास। और एक चीज ध्यान रखना, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये काफी ज्यादा इंटेंस आएगी और काफी ज्यादा शार्प आएगी। इसको मैं एक डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको हम बताएंगे कि कैसे आया, पर पहले हम एक पूरा स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसमें जब आप जे डबल प्राइम 0 पुट करेंगे 1 2 3, जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी देखा था, फर्स्ट सेकेंड अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन है, R0 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली T1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रा है लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जब हम क्या शो करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन को शो करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारा जो ये स्पेक्ट्रा आया है वो इतना इंटेंस किस तरीके से आया है, आप जनरली देखिए R0, मैं इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वाली लाइन इतनी इंटेंस और इतनी शार्प क्यों आती है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये R0 क्यों आया है, जब हमने 0 से लेकर 1 तक ट्रांजिशन किया है तो हमारा ये आया है। R1 कब आया, जब हमने 1 से 2 की तरफ ट्रांजिशन किया है। 2 कब आया, जब 2 से 3 की तरफ ट्रांजिशन किया है। सिमिलरली P1 कब आया, जब हम 1 से 0 की तरफ गए, डेल्टा J इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डेंस आ गया। अब देखिए 0 से 0 जब मैं जा रहा हूं, J इज इक्वल टू 0 से 0 जा रहा हूं, इस वाले केस में देखिए क्या कोई J की कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, 2b इंटू J+1 ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है। तो आप चाहे J इज इक्वल टू 0 से 0 जाओ, 1 से 1 जाओ, तो देखिए यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आप 0 से 0 की तरफ गए, एक लाइन आ गई ओमेगा नोट के ऊपर, क्योंकि J का तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं इसमें। जब डेल्टा J इज इक्वल टू 0 है, 1 से 1 की तरफ जा रहा हूं, इसके ऊपर एक लाइन और आ गई, 2 से 2 जा रहा हूं, एक लाइन और आ गई, 3 से 3 जा रहा हूं, एक लाइन और आ गई। मींस ओवरलैप होती जाती है, हर ट्रांजिशन का जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती जाएगी, और ओवरलैपिंग की वजह से इसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो मोस्ट इंटेंस और शार्प स्पेक्ट्रल लाइन आएगी आपके पास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस के केस में दिया हुआ है। अब देखिए काफी अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको मैं बस एक बार एक पार्ट के अंदर समराइज कर रहा हूं, ताकि आपको लर्न करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो नेट के अंदर और जैम के अंदर स्पेशली इस वाले पार्ट से वाइब्रेशन में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसको देखिए मैं जनरली समराइज कर रहा हूं। समराइज किस तरीके से करेंगे, एक तो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं दीज आर ऑलवेज लीनियर, हमेशा क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है हमारे पास लीनियर, एक हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर। एंड बेसिकली जब हम लोगों ने लीनियर लिया था उस केस में हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पीआर ब्रांचेस ही आई थी। ध्यान हो, हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था, ओमेगा नोट की करेस्पॉन्डेंस कुछ नहीं आएगा, कोई लाइन नहीं आएगी। दिस वन इज नोन एज अ बैंड ओरिजिन और बैंड सेंटर। राइट साइड में हमारे पास आर ब्रांच लाइन आती है, लेफ्ट साइड में हमारे पास पी ब्रांच लाइन आती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर के केस में। लीनियर के केस में देखिए अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, एक स्टडी किया हमने पैरेलल वाइब्रेशन को, एक हमने स्टडी किया है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन को। पैरेलल वाइब्रेशन में हमने जनरली क्या बोला है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 एंड डेल्टा J इज इक्वल टू +-1। सिमिलर टू डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, PR ब्रांच लाइन्स आएंगे। वैसे परपेंडिकुलर में देखिए अभी हमने ड्रॉ किया है बैंड ओरिजिन की करेस्पॉन्डेंस जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उसको हम जनरली Q ब्रांच बोलते हैं जब डेल्टा J इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके केस में क्या आता है, PQR ब्रांचेस आती हैं।
क्यों? सिलेक्शन रूल क्या है इसमें? डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप इस तरीके से सिलेक्शन रूल को जनरली याद कर सकते हैं। और इसकी ब्रांच लाइन क्या होती है? पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन लीनियर के केस में चाहे आपके पास पैरेलल वाइब्रेशन हो, चाहे आपके पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो, हमेशा जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी दी ज्यादा पी क्यू आर। ध्यान रखना है इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को। डायटोमिक के केस में पी आर ब्रांच आती है, पॉलीएटॉमिक के केस में लीनियर होगा तो लीनियर में दो कैटेगरी पॉसिबल है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल होगा तो सिर्फ पी आर ब्रांच आएगी, परपेंडिकुलर होगा तो पी क्यू आर आएगा। और नॉन लीनियर के अंदर ही सॉरी पॉलीएटॉमिक में नॉन लीनियर है तो पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, हमेशा क्या आता है आपके पास? पी क्यू आर ब्रांच आती है। तो देखिए इससे बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास, जनरली मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरे पास कोई भी Ab2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है और Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में अलग अलग ब्रांचेस मुझे दिखा रखी है। एक पीआर ब्रांच आ रही है, एक पीक्यूआर ब्रांच आ रही है। इसके केस में मेरे पास फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आ रही है 8-10 सेंटीमीटर इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी है सेंटीमीटर इनवर्स में। और पीक्यूआर के लिए मान लीजिए आ रही है 930 सेंटीमीटर इनवर्स। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसकी ज्योमेट्री डिफाइन कीजिए। Ab2 ज्योमेट्री डिफाइन कीजिए कि ज्योमेट्री आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए मैं इसी का यूज लेके आ रहा हूं। बाय द वे अगर हमें Ab2 गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं, और मान लीजिए मुझे Ab2 गिवन नहीं है उसके केस में भी हम निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि मेरे पास पीआर ब्रांच लाइन आ रही है, पीआर ब्रांच लाइन डायटोमिक में भी आती है, लेकिन इसमें तो पीक्यूआर भी आ रहा है, इसमें तो सिर्फ पीआर आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये डायटोमिक नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास डायटोमिक नहीं होगा। देन पीआर ब्रांच लाइन आ रही है हमारे पास, सिर्फ पीआर आ रही होती तो हम बोल देते कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर होगा, लेकिन इसमें साथ साथ क्या आ रहा है? पीक्यूआर भी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पॉलीएटॉमिक की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीएटॉमिक में सबसे पहले हम नॉन लीनियर की तरफ जाते हैं। नॉन लीनियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? पीक्यूआर आता है, लेकिन इसमें पीक्यूआर के साथ क्या आ रहा है? पीआर भी आ रहा है। ये कंफर्म हो गया। देन हमारा पॉलीएटॉमिक में नॉन लीनियर भी नहीं है। उसके बाद बात आती है हमारे पास, मैं इसकी जनरल ज्योमेट्री बता रहा हूं क्या आ रही है? पीआर है और पीक्यूआर है। लीनियर पॉलीएटॉमिक में हमारे पास पीआर ब्रांच लाइंस भी आती है और पीक्यूआर भी आती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये क्या है? लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये क्या होगा? लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल होगा। और लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और Ab2 टाइप है तो किस तरीके से आ सकता है? A B B लीनियर है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर है हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लीनियर है ये और ये तो चलो सेम हो गया बिल्कुल। देन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, इसको हम वाइब्रेशनल से नहीं बता सकते। इसके लिए जब हम लोग रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे उसमें हम बता सकते हैं। उसमें टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री किस तरीके से डिफाइन करते हैं। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो हमें रमन स्पेक्ट्रा में पढ़ना है, उससे में हम एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, कि किस तरीके से हम ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके से आएगी। अब इसके अंदर हाँ एक लास्ट जो टॉपिक रहता है इसी लेक्चर के अंदर पूरा कर देते हैं, ताकि हम कल वाले लेक्चर में जो मेन न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूं। इट्स अ इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन का इन्फ्लुएंस क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब हम स्टडी करते हैं उसके केस में। तो देखिए न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो किसी भी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करती है। एक तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन, और दूसरा अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, जनरली किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग डिटेल में ग्रुप थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लेना है तो आप ग्रुप थ्योरी वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री
जिस भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और न्यूक्लियर स्पिन 0 है, मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में और न्यूक्लियर स्पिन 0 है। न्यूक्लियर स्पिन के लिए जब हम लोग कभी एनएमआर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैं भी जनरली सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि किसी भी एटम का मास जब कभी भी 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसकी न्यूक्लियर स्पिन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। चलिए देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखते हैं हम लोग। साइड एटम, इन दोनों का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 16, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों साइड में जाने पर सेम एटम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, न्यूक्लियर स्पिन भी दोनों का क्या है 0, इसकी भी न्यूक्लियर स्पिन क्या है 0 है, तो दोनों की न्यूक्लियर स्पिन 0 है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है प्रेजेंट है। तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी, और स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, जब कभी भी आप इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते टाइम पे जितनी भी ओड स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, ओड स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वो क्या होंगी, मिसिंग होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बार CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन मिसिंग होंगी और कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी उसके ऊपर। तो देखिए मैं सिर्फ आर ब्रांच लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर ब्रांच लाइन ये क्या है हमारे पास ओमेगा नोट, ये है R0, R1, 2, 3 और 4, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स है हमारे पास। अब देखिएगा मैंने बोला जब कभी भी किसी के अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और न्यूक्लियर स्पिन अगर 0 है, उस केस में ओड स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होंगी मिसिंग। तो R0 ये E1 है, R1 ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन हट जाएगी यहां से, R3 ये वाली भी हट जाएगी यहां से, देन हमारे पास क्या आएगी R0 आएगी, R1 की करेस्पॉन्डेंस कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी, R2 आएगा, R3 नहीं आएगा, R4 आएगा, और दो नियरेस्ट R ब्रांच के बीच की डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी हमारे पास 4b। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन के केस में, न्यूक्लियर स्पिन के केस में देखिए जब कभी भी आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और अगर न्यूक्लियर स्पिन 0 हो तो जितने भी ऑल्टरनेट ओड स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सारी की सारी क्या होंगी, मिसिंग होगी, और दो नियरेस्ट लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4b। एक CSIR नेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर आपको दे रखा था ऑक्सीजन 16 O2 दे रखा था और दोनों ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर सकता था O16 से, और जनरली उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पूछ रखा था कि इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आएगी। तो इसके केस में आप खास ध्यान रखिएगा, ऑल द even spectral lines will be missing। जितनी भी इवन स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, मिसिंग होगी। जैसे कि मैं यहां एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं, ओमेगा नोट है ये, R0 1 2 3 and 4, 0 1 2 3 and 4। ऑक्सीजन के केस में, स्पेशली ऑक्सीजन के केस में बात कर रहा हूं, इसका एग्जांपल पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो इसके केस में जब कभी भी आप इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या है 0, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, इसके केस में जितनी भी इवन स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, मिसिंग होगी। तो इवन देखिए R0 ये भी इवन है, मिसिंग होगा, R2 है ये भी मिसिंग होगा, R4 है ये भी क्या होगा, मिसिंग होगा। देन बैंड ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी आपके पास 4b है। तो ये हमारे पास ओवरऑल दे रखा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। दिस वन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसी के साथ हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होती है। इसके बाद हम लोग फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। रमन स्पेक्ट्रा में हम लोग जनरली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन को भी स्टडी करेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। प्लस हमने जो रेफरेंस बुक बताई थी बेनवेल, हम बेनवेल का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जो उसके एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।